मैंने बीए इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य के रूप में जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है। वर्तमान में सर मैं नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर जिला अस्पताल इंदौर जोधपुर में कार्यरत हूँ और सर मेरी हॉबी गोपालन है। अच्छा, जहाँ तक मैं आपका डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहा हूँ, आप 2001 से राजकीय सेवा में हैं। हाँ सर। आपके पास 20 सालों का अनुभव है। हाँ सर। और वो भी एक अधीनस्थ के रूप में। हाँ सर। फिर इसका प्रशासन में आपका चयन हो जाएगा तो आप उच्चस्थ के रूप में पदस्थ हो जाएंगे। आपका अधीनस्थ का अनुभव कैसे काम आएगा वहाँ? सर वहाँ पर सर मुझे इस पूरे सेवा समय में मुझे एक तो सर टीम वर्क के रूप में कार्य करने का जो मौका मिला, तो उस टीम वर्क को सर मैं प्रशासन में भी उपयोग कर सकता हूँ। और उसके साथ मेडिकल सेवा में संबंधित जो मुझे कार्य में मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ जो टीम निर्णय होते हैं वो किस प्रकार से लिए जा सकते हैं, उसका प्रशासन में किस तरह से उपयोग कर सकता हूँ। और इसके अलावा अभी हाल ही की जो मेडिकल से संबंधित जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर का जो हमें अनुभव मिला है, तो हम हमारे आने वाले किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार कर सकते हैं, इस पर मैं अपना योगदान दे सकता हूँ। और एम से थोड़ा पंखा बंद कर सकोगे, आवाज आ रही खड़खड़ा आपके। ठीक है। हाँ, अर्जुन जी पंखा बंद करके बैठे हैं, पसीना हो रहा है बोर्ड मेंबर को, और आप पंखा चला के नहीं बैठे हो। ठीक है, आप बताइए पशुधन सहायक के रूप में आपकी कोई 2 उपलब्धियां बता दीजिएगा। हाँ सर, पशुधन सहायक के रूप में सर मैंने 2006 में एक प्रवास बाढ़ जो बाड़मेर में आई थी सर, उसमें सर मेरी टीम का नेतृत्व मैंने किया था वहाँ पशुपालन क्षेत्र। बहुत बढ़िया। ये तो और सर जो सर क्षेत्रीय जो रोग निदान केंद्र है जोधपुर में, वहाँ पर जब मेरी पोस्टिंग थी तो सर फिर एक सर्वे हुआ था पशुओं का। उसमें ये देखा गया था कि किस प्रकार की नस्ल की स्थिति है, वो अभी बढ़ रही है या घट रही है, तो उस अच्छा। गणना की मेरी ड्यूटी लगी थी। तो अभी राजस्थान में क्रॉस ब्रीड की जो नस्लें हैं वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। हाँ सर। इसके पीछे क्या वजह है? सर जो क्रॉस ब्रीड है वो यहाँ के जो टेम्परेचर है और यहाँ के टेम्परेचर के साथ जो खान पान की स्थिति है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल जो है उनका रहवास नहीं हो पा रहा है। और उनकी जो अच्छा। जीन की संरचना है वो उनके दूध उत्पादन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर रही है। कहीं न कहीं इस प्रकार के पशु वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है। पशु जब जुगाली करता है कोई भी पशु, तो उसके स्वास्थ्य से कुछ संबंध होता है क्या? हाँ सर। क्या संबंध होता है बताइए। पशु जब जुगाली करता है तो वो जो अपना पहले जो भोजन ले चुका होता है पेट में, तो उस पेट से वापस वो बाहर निकाल कर उसका पाचन करता है सर। और जब पशु की जुगाली होती है तो ये माना जाता है कि वो स्वस्थ है और अपने भोजन का पाचन कर रहा है और फिर उस पचे हुए भोजन को पुनः अपने शरीर के अंदर भेजता बहुत बढ़िया। किसी भी दुधारू पशु को हरा चारा खिलाते हैं तो उसका दूध क्यों बढ़ जाता है, ऐसा क्या है? सर हरे चारे के अंदर सर प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और उसके अलावा दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनकी संख्या अच्छी होने से दूध की क्षमता बढ़ती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक दिन में गाय को कितनी बार दुआ जाना चाहिए, क्योंकि गोपालन आपकी रुचि है? हाँ सर। तो एक दुधारू पशु को 24 घंटे में कितनी बार दुआ जाना उसके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त रहता है? सर इस संदर्भ में मैं सर 2 अलग अलग नस्ल के अनुसार बताना चाहूंगा। यदि हाँ। हमारे देसी नस्ल की बात करते हैं तो उनको 2 बार धोना चाहिए, सुबह और शाम। और अगर विदेशी नस्ल आप अगर पाल रखते हैं तो विदेशी नस्ल में सर उनकी दूध उत्पादन क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, तो उनको 3 बार भी हो सकता है सर। ठीक है। अभी आप नर्स ग्रेड 2 के रूप में पदस्थ है। आपका खुद का अनुभव रहा है इसमें कोविड टीकाकरण करने में? सर मेरी कोरोना वार्ड में भी ड्यूटी रही है और टीकाकरण में अभी वर्तमान में चल ही रही है सर, दोनों ही जगह पे मेरा अनुभव रहा सर। तो आप टीकाकरण की ये दर बहुत धीमी क्यों है? ऐसा ऐसा क्यों है बहुत कम गति से टीकाकरण हो रहा है?
सर इसके पीछे दो अलग अलग कारण है सर। पहला हम्म। सर, राजस्थान को जो टीकाकरण की सप्लाई है, हम्म। हालांकि हमारे यहाँ पर वैक्सीन सेंटर्स और जो अन्य सुविधा भरपूर है, लेकिन पूर्ण रूप से भी टीके की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो उसके हम्म। कारण से अलग अलग वर्ग के अंदर, जहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे 18+ का वर्ग है, वो टीके के लिए अगर लालायित है, लेकिन उनके लिए टीके की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा सर, हम कह सकते हैं कि जब शुरुआती हुई थी, तो जो 45+ एज का टीकाकरण था, उसके अंदर जो 60+ की एज वाले ग्रुप थे, उनका हम्म। जो मानस था बहुत ही टीके के प्रति अलग तरह का था। तो उनकी सोच के कारण से सर स्टार्ट में थोड़ा चलिए, बीमार। अब आप एसडीएम के रूप में पदस्थ है और अपने सब डिवीजन में आप टीकाकरण की गति को कैसे बढ़ाएंगे, जबकि समस्याएं आपको पता है कि ये समस्याएं हैं। जी, बताइए। सर सर्वप्रथम तो सर मैं जो 45+ और कोमोर्बिडिटी वाले हैं, उनका सर्वे कराकर उनको इसके बारे में जागरूक करते हुए ये बताऊंगा कि भाई, जिसने भी टीकाकरण नहीं करा है, उनकी हम्म। जो हॉस्पिटल की स्थिति है, जिसमें जो हम्म। हमारा भी आईसीएमआर है और जो हमारे जोधपुर के डाटा है, उनके सामने रखूंगा। इनमें ये बता हम्म। सकूं कि इनकी हम्म। डेथ टीकाकरण के कारण किस प्रकार से प्रभावित हुई थी। अगर जिसने टीका लगाया था तो वो तो बच गया था, और जिसने नहीं लगाया है, एक तो मैं उस प्रकार बहुत से बढ़िया। उनके साथ रहूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताएं कि आप अभी जो राजस्थान में कुछ पंचायत राज के चुनाव शेष है, ऐसी स्थिति में क्या ये चुनाव करवाए जाने उचित है या नहीं? सर अभी समय की स्थिति के अनुसार पहले ये देखना आवश्यक है कि इस 10-15 दिन के अंदर अगर स्थिति कोविड की है, अगर जीरो हो जाती है, तो फिर हम्म। चुनाव आयोग इसके बारे में सर्वे कराकर सोच सकता है। हम्म। ठीक है, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, यदि आपकी पोस्टिंग एसडीएम के रूप में गंगानगर जिले के किसी एक ब्लॉक में होती है, तो आपके कार्य करने की प्राथमिकता क्या क्या होगी? सर गंगानगर जो क्षेत्र है, वहाँ पर हेल्थ से संबंधित जो समस्या है, मेरा मुख्य फोकस ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं और जो वीकर सेक्शंस में जो बच्चे हैं, उनका टीकाकरण से संबंधित जो कार्यक्रम है, उनमें अगर कहीं पिछड़ापन है, तो मैं उनको जागरूक करते हुए उस लक्ष्य को बढ़ाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा सबको संस्थागत सेवाओं की तरफ आगे ले जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। हाँ, नेताजी। नेताजी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैम आप जिले से पूछ लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। मैं दोनों जी पूछूंगा सर। बाद में। सुनील जी भी आ गए हैं। आगे सुनील जी, सर आप पूछिए नमस्कार। फिर। नमस्कार, पूछिए हाँ पूछिए जी। पूछिए। हाँ जी प्रेम जी, आपने हाँ नमस्ते 10th सर। कहाँ से की? नमस्ते। सर मैंने 10वीं कक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी जोधपुर से की है सर। 12वीं कहाँ से की? सर 12वीं की कक्षा मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी जोधपुर से की है। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सर मेरी जयनारायण कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से सर। सब्जेक्ट क्या थे? सर सब्जेक्ट में राजनीति विज्ञान, इतिहास और अंग्रेजी साहित्य था सर। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है क्या आपने? नहीं सर। तो आपने ग्रेजुएशन में इतिहास विषय का चयन क्यों किया? सर मैं सरकारी सेवा के साथ साथ प्राइवेट के रूप में मैंने फार्म भरा था, तो इतिहास और राजनीति विज्ञान मेरे पूर्व के सब्जेक्ट जो रहे थे, तो उनको मैं काफ़ी परिचित था, तो उनको देखते हुए मैंने उनको चुन लिया ताकि मैं आसानी से मेरी डिग्री प्राप्त कर सकूं। ठीक है, हिस्ट्री का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर हिस्ट्री का मुझे आधुनिक भाग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? सर आधुनिक भाग में सर हमारे राष्ट्र से संबंधित जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की गतिविधियां हैं और किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली, उनकी जो प्रेरणादायक व्यक्तित्व की विचारधारा है, वो हमें सीखने को मिली सर। अच्छा, भारत के विभाजन के पीछे आप कौन से मुख्य कारणों को उत्तरदायी मानते हैं? सर उस समय की जो स्थिति के अनुसार सर 2-3 प्रमुख कारण थे, जिसमें पहला था उस समय मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग करना, फिर मोहम्मद जिन्ना की कुछ हठधर्मिता, जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन बाद में फिर उन्होंने
मुख्य रूप से लीग को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख अलग राष्ट्र के निर्माण के ऊपर जोर दिया था। और उस समय फिर तत्कालिक जो दंगे हुए थे, जो ऐसी परिस्थितियां बना के उत्पन्न हो गई कि ये अब विभाजन होना ही एकमात्र रह गया था। क्या ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इसके लिए उत्तरदायी थे? सर, इस प्रकार की जो भी व्यवस्था हुई थी उसके लिए सर ब्रिटिश सत्ता की ही शुरुआत थी। पूर्ण रूप से सर उन्हीं को उत्तरदायी माना जा सकता है, जो 1909 के एक्ट के बाद आई थी सर। गांधी जी क्या सोचते थे भारत के विभाजन के बारे में? गांधी जी ने सर विभाजन से पूर्व अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत का विभाजन मेरी मौत के ऊपर से होके जाएगा, लेकिन विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। पहले कहा तो फिर अल्टीमेटली तो भारत का विभाजन हो गया, तो जब हुआ तो उनका क्या व्यू था? उसके बाद सर वो इसके समर्थन में नहीं थे। वो दंगे जो चल रहे थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उनका रोकने से संबंधित कार्य था, और वो उस विभाजन के समय सर पूर्ण रूप से मौन नहीं रहे थे, उनकी इच्छा नहीं थी। गुड। गांधी जी के बारे में आपने आधुनिक भारत में पढ़ा ही होगा। हाँ सर। उनका जो सत्य है, सत्य को आप परिभाषित कर सकते हैं? सर, गांधी जी के अनुसार सत्य जो अपना शरीर का एक अंश है ईश्वरीय रूप में, उसमें आपके कर्म, वचन और मन में हर प्रकार से जो है वो विचारधारा है वो सत्य से पालन करती हुई होनी चाहिए। सत्य को वो एक ईश्वरीय अंश मानते थे। ये हम आपको आरएस क्यों बनाए? सर, इसके लिए सर मैं आरएस के संबंधित कुछ जो योग्यता है वो पूर्ण करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसके अलावा सर जो प्रशासनिक अधिकारी के गुण होते हैं, जैसे मैं वर्तमान में सेवा का लंबा अनुभव है मुझे, और मैं एक टीम वर्क के रूप में कार्य कर सकता हूँ, और मेरी तीव्र निर्णय की क्षमता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण सर मैं अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझता हूँ। आपको कैसे लगता है कि आपकी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है? सर, वर्तमान में मैं सर नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर हूँ। तो हमारे यहाँ पर जब मास कैजुअलिटी आती है तो हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सी इमरजेंसी फर्स्ट है और किसको कहाँ रेफर करना है, और किसको किस प्रकार से जो मेडिसिन है या जो नर्सिंग सेवा है उसके द्वारा उसको तुरंत सहायता पहुँचानी है। ये सब निर्णय सर तुरंत लिए जाते हैं सर। आप किन बिंदुओं का ध्यान निर्णय लेने के समय रखते हैं? उस समय सर सर्वप्रथम के जो संबंधित कैजुअलिटी में है वो बच्चा है, महिला है या पुरुष है, और साथ में फिर उसकी बीमारी कौन सी है, और फिर कैजुअलिटी में अगर सांस से संबंधित समस्या है सबसे पहले तो उसको लाइफ सेविंग के रूप में उनको रखना पड़ता है। तो ये देखा जाता है कि उसकी सांस से चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर उसके बाद कहीं से कोई इंजरी, ब्लड वगैरह हो रहा है तो उससे संबंधित फिर केयर की जाती है, ताकि पहले उसकी लाइफ को बचाया जाए। दूसरा आपका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान था। हाँ सर। तो वर्तमान में जो केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हो रहे हैं उनके पीछे आप मुख्य क्या कारण मानते हैं? सर, ये शुरुआत से ही देखने को मिलता है कि जब केंद्र और राज्यों के बीच में अलग अलग पार्टी की जब सत्ता होती है तो कुछ विषयों पर थोड़ी बहुत चुनौतियां देखने को मिलती है। जैसे भी हाल ही में सर पश्चिम बंगाल के समय देखने को मिली अभी। तो इसमें मुख्य जो है हम ये देख सकते हैं कि जब अलग अलग विचारधारा की जब पार्टियां होती है तो वहाँ पर कुछ मुद्दे होते हैं जिनके कारण चुनौती उत्पन्न हुई है। फिर उसमें सर एक राज्यपाल से का जो संवैधानिक पद होता है तो वो केंद्र द्वारा ही नियुक्त होते हैं, तो उनके संदर्भ में भी सर कई बार चुनौतियां देखने को मिलती है। और फिर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं सर, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनकी नियुक्ति भी केंद्र द्वारा होती है, तो वो अपनी सेवाएं राज्य में देते हैं, तो उनके संबंध में कई बार जो चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण से सर संबंध कई बार बिगड़ जाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की बात चली है, तो इसके अंदर जैसे कई राज्यपाल महोदय को भी ऐसे लगे, मतलब जैसे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या राज्यपाल के पद को इस तरह कार्य करना चाहिए? और
अगर वो करते हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं कि वो इस तरह काम ना करें? सर, संविधान में राज्यपाल का एक संवैधानिक पद है, उसकी अपनी एक गरिमा है, और वो एक संविधान के नियमों के तहत ही कार्रवाई कर सकते हैं। वो किसी पार्टी या किसी केंद्र से प्रायोजित पार्टी के रूप में अपना कार्य नहीं करते हैं। तो उनकी खुद की एक गरिमा होती है, और उनका दायित्व संविधान के साथ साथ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुसार चले, उनके अनुसार ही वो निर्देश देते हैं। तो उनका जो कार्य है वो उसी अनुसार ही करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में से ऊपरी सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? सर, राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इनकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या है अभी वर्तमान में? सर, लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 245। ठीक है प्रेम जी, मेरी तरफ से आपकी। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। धन्यवाद सर। अनिता जी, आप जिले से पूछ लीजिए, उसके बाद मैं पूछ लूंगा ऑफिसर कोड। हेलो जी सर, टाइम हो जाएगा सर, एक दो पूछ लेती हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सर, आप जोधपुर से संबंध रखते हैं, तो आप ये बताएं कि राव जोधा ने मंडोर की जगह जोधपुर को कैपिटल क्यों बनाया? मैडम, मंडोर उनकी पुरानी जो राजधानी थी, उसके क्षेत्र को बढ़ाते हुए वो मंडोर जो परकोटा था, जहाँ पर ये उन्होंने अपना दुर्ग स्थापित किया था, तो परकोटे में शहर को बसाया, और दुर्ग की व्यवस्था उनकी एकदम सुदृढ़ थी, उसी को देखते हुए उन्होंने शहर को बसाया। चलिए चलिए, ठीक है। आवल बावल की संधि हुई थी राव जोधा के समय, तो आवल बावल की संधि का निर्धारण केंद्र कहाँ था? मैडम, मैं पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहा हूँ। अगर आप कहे तो मैं कुछ बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। ये जो आवल और बावल जो पेड़ पौधे थे, जिसमें आवल मेवाड़ से संबंधित और बावल यहाँ के जो केजड़ी और ये जो बबूल है, उनके पौधों के आधार पर ही लगभग निर्धारण किया गया था सीमा का। सीमा का निर्धारण सर एक जगह पे किया गया, उस जगह उसके के बारे बारे में में आपको जानकारी है? उसके बारे में जानकारी नहीं है मैडम, माफी चाहूंगा। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। जोधपुर मारवाड़ का पार्ट है, तो आप मुझे ये बताइए कि मारवाड़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मैडम, माफी चाहूंगा, पूर्ण जानकारी नहीं है। जोधपुर और चलिए पाली संबंधित ही चलिए, मुझे ध्यान। ठीक है सर। अच्छा सर, अभी कुछ टाइम पहले अखबार में मरु प्रदेश बहुत चर्चा में रहा है, मरु प्रदेश की अलग से मांग की जा रही है, तो क्या है मरु प्रदेश, कितने जिले आते हैं इसमें, क्यों मांग की जा रही है इसकी? मैडम, मैं अभी इसको पूर्ण रूप से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन जिलों के बारे में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए? मैडम, क्षेत्र और वहाँ की वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आवश्यकता होती है, उसके कुछ मापदंड होते हैं, अगर वो निर्धारित करते हैं तो किया जाना चाहिए। अच्छा, मुझे कोई दो दो पॉइंट बताओ नए राज्य गठन के पक्ष और विपक्ष में। अगर नए राज्यों का गठन होता है तो जनसंख्या अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ अलग अलग जनसंख्या है, अगर कम हो जाती है संख्या में तो एक जो है केंद्र वो आधा आधा हो जाता है, तो लोगों की पहुंच ज़्यादा हो जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उनका सुचारू रूप से संचालन जो है व्यवस्था से संबंधित हो या योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित हो, वो अच्छा हो सकता है। और इसके विपक्ष में ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से अगर नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अन्य प्रशासनिक जो व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए फंड की है जो एक समय तुरंत आवश्यकता होती है, जो कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च उत्पन्न हो चलिए सकता है। ठीक है सर, मेरा सर अंतिम क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार है जोधपुर में? जोधपुर में मैडम, महिला सुरक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी है। क्या चुनौतियां हैं? अभी मैडम, सिटी के अंदर हम जो देखने को और गांव के अंदर जो है देखने को है सबसे ज़्यादा, वो चैन हम कह सकते हैं कि चैन स्मैकिंग और इससे संबंधित है।
जिसमें हल्की फुल्की किडनैप की समस्या और लूटपाट की समस्या देखने को है। चलिए ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। आप थक तो नहीं गए? पानी पी सकते हैं आप। धन्यवाद सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। चलिए, आपकी हॉबी है गौपालन। हाँ सर। ये तो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि हॉबी कैसे है, मतलब आप किस प्रकार से गौपालन को समय दे पाते हैं? सर मेरे सेवा अवधि के अंदर जब भी मुझे ड्यूटी के रोटेशन में जब भी समय मिल जाता था, सुबह या शाम को जब भी, तो मैं रोज आधा या 1 घंटे के बीच में उनके साथ व्यतीत करता हूँ, जिसमें उनको चारा तो खिलाना या पानी पिलाने से संबंधित मुख्य काम जब मैं रखता हूँ। तो अभी आप शहर में रहते हैं कि गांव में? सर अभी मैं जोधपुर सिटी में ही हूँ सर। शहर में गाय पाल रखी है आपने? हाँ सर। शहर में भी गाय है आपके पास? हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए, किस नस्ल नस्ल की गाय पाल रखी है आपने? सर अभी थारपारकर और गिर दोनों है सर। अच्छा, दोनों है। ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है? सर गिर गाय। अच्छा, ओके। चलिए, तो दूध आप ही निकालते हैं? हाँ सर, मैं और मेरी वाइफ दोनों सर। ओके, मतलब आप अच्छी हेल्प करते हैं। खली हाँ कौन सर। सी खिलाते हैं गाय को? खली सर हमारे दो अलग अलग है सर। एक तो सर हमारा खुद का जो तिल होता था, उसकी तिल की खुद की जो तेल निकालते हैं तो उसकी खली खिलाते हैं, और एक कभी कभार सर बाजार से जरूरत होती है तो हम कपासिया वाली जो फल है वो भी निकाल यूज करते हैं सर। एक अन्नपूर्णा खल आती है, जानते हैं उसके बारे में? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। अच्छा, कई बार देखते हैं कि जो काकड़ा आता था पहले, काकड़ा समझते हैं? खली के अलावा एक और सामग्री होती थी गायों के लिए। माफी चाहूंगा, मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं है? अच्छा। चलिए, मुझे ये बताइए, गौपालन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? एक गाय पालक है, वो किन किन चुनौतियों का सामना करता है? सर गौपालक को सबसे पहले चुनौती है उसके रहवास की। अगर मुख्यतः सिटी की बात करते हैं तो अगर सही ढंग से रहवास नहीं हो तो पाल नहीं पाता है। दूसरा सर उनकी चारे की जो हरे चारे की जो व्यवस्था है वो सिटी में मुश्किल से होती है। ओके। तीसरी सर दूध की क्षमता के अनुसार अगर गाय पाली जाती है तो अगर थोड़ा बहुत दूध अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको विपणन की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। और सबसे मुख्य समस्या चौथी आती है सर, वो है ट्रीटमेंट से संबंधित। कभी कभार जब ट्रीटमेंट की आवश्यकता रात के समय होती है तो पशुपालक को आवश्यक डॉक्टरी सेवाएं नहीं मिल पाती है, जिसके कारण और से फिर पशु की जो एक हानि एक होती एक ये भी तो है ना कि गौपालक है वो अपनी गायों को छोड़ देते हैं बाजार में खुली, है। तो वो हाँ सर। आम लोगों को नुकसान देती है, आम लोगों को चुनौती पेश करती है। बैल हैं वो रास्ते जाते किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है क्या? हाँ सर, जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में सर अलग अलग क्षेत्र में गवर्नमेंट द्वारा संचालित गौशालाएं बनी हुई है। जैसे हमारे नांदड़ी में उत्तर नगर निगम क्षेत्र की गौशाला है। वहाँ पर सर हर रोज अलग अलग क्षेत्र से जो निगम के आदमी हैं वो गायों को पकड़ के ले गौशाला जाते तो हैं बनी हमारा हुई है, सामान गौशाला लेके बने, जाते गौशाला का मुझे पता है, बनी है। गौशाला के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है, मुझे स्पेसिफिक बताइए। हैं। सर प्रति गाय 20 रुपये, और बछड़े है वो 3 साल तक है, उसके लिए 10 रुपये अनुदान देती है सर, गौशाला चारे के वालों रूप को? में गाय। हाँ सर। अच्छा, ओके। अ, चलिए, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपको कि गाय जो है, अ, आप आमतौर पे देखते हैं कि गाय को कई बार वो जिए रहते हैं जो खाते हैं, बैठने नहीं देते गाय को, हम देखते हैं ना। कुछ ऐसे जानवर मिट्टी में पाए जाते हैं, हाँ सर। क्या बोलते हैं उसको? सर कीचड़े, इच्चे, हाँ, मारवाड़ी में चीचड़ी जो इच्चे। होते हैं। आप हाँ मुझे ये इच्चे। बताइए, चीचड़ियों को आप कैसे खत्म करते होंगे अपने घर में, जो गाय को खाते हैं उनको? सर मैं हर 15 दिन में मेरे जो जहाँ गाय पहले रखी जाती है वहाँ पर फिनाइल से सर धोता हूँ, पहली चीज़ सर। दूसरा सर मैं हर महीने गायों को आयुर्मेक्टिन जो एक एंटी, हम कह सकते हैं कि पेट के कीड़े मारने वाली जो दवाई होती है हम्म। उनको मैं देता हूँ, ताकि पेट के कीड़े उनके मर जाए, और उसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड या अंदर के हो चाहे बाहर के हो
वो सारे वो खत्म हो जाते पेट के कीड़े तो मर जाएंगे, वो चीचड़े कैसे मरेंगे ये मुझे बताओ, चीचड़ों को मारने की क्या विधि है? हैं। सर जो आयुर्वेक्टिन वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए काम करती है सर, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। नहीं नहीं, बाहर के चीचड़े जो आपके वहां जमीन में घूम रहे हैं उनको कैसे मारेंगे आप? उसके लिए सर मैं महीने में सर एक तो फिनाइल का जो है वो दीवारों पे और जहाँ पक्का फर्श है वहां पे करता हूँ, और जहाँ रेत होती है उसके अंदर सर मैं चूने और पानी के साथ में हम्म। वो मिला के मिक्स करके फिर रखता हूँ, तो काफी संख्या जो उनकी खत्म हो जाती है। अच्छा ऐसा है, चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा सर। अनिल जी हाँ, अर्जुन जी बताइए। शुरू करते हैं। हाँ सर। प्रेम जी सर, आपका तो इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, हमारी तो इतनी उम्र हो गई जितनी आपकी सेवा